देखिए, बदलते प्रदेश में अभी क्या हुआ है कि सोशल मीडिया पे आने वाली न्यूज़ को ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, ज़्यादा लोग सुनते हैं, ना कि लाइब्रेरी के बुक्स को पढ़ते हैं। जी। इसका इम्पैक्ट भी होता है और कई बार लोगों के मन में ये आता है कि जो बार बार सुना गया, पढ़ा गया, वो सच भी होगा। पहले के ज़माने में कुछ साल पहले तक हेट, एंटी या जो नैरेटिव होता था वो केवल स्टेट या रिलीजन बेस्ड ही होता था, लेकिन आजकल इकोनॉमिकल ऑफेंस और टेररिज्म इसके लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। आई हेट समबडी, मैं किसी का विरोध करता हूँ, किसी से मेरी चाहत नहीं है तो मैं उसके बारे में गलत लिखता हूँ। ये जो तो पहले होता था अब वो ज़्यादा होता है और अनायास भी होता रहता है और उसके कारण खामियाजे भी होता है, जो उदाहरण जैसे प्रधानमंत्री जी ने दिया था। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में जानकारी लोगों तक बताना चाहिए, इसके लिए लॉ भी बनेगा और हमने भी आपस में बात करके इसको किस तरह से ख़त्म किया जाए ये भी सोचना पड़ेगा। ये सच बात है कि कई पार्टी जो है वो जवाबदारी से काम नहीं करते, कई बार कार्यकर्ता भी जवाबदारी से बात नहीं करते और कई बार हाफ ट्रूथ नॉट सो ट्रूथ इसके बारे में भी जो है उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है। कई बार जानबूझ के किया जाता है और कई बार अनजाने में किया जाता है। अधिकतर बार ये अनजाने में किया जाता है। ये पार्टियों की जवाबदारी है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी में इंटरनली एक सिस्टम है कि जहाँ पे चेक किया जाता है कि कोई भी फेक न्यूज़ या गलत न्यूज़ जो है उसको कोई न चलाए। अगर किसी ने जानबूझ के चलाने की कोशिश की तो उसको डांटा जाता है, समझाया जाता है और बाकी पार्टियों के बारे में एक्सपोज करने का भी हम लोग काम करते हैं। मैंने कई बार देखा है कि जानबूझकर कुछ पार्टियाँ पॉलिटिकल गेन्स के लिए, फिलोसॉफिकल गेन के लिए या इकोनॉमिकल गेन के लिए, इलेक्ट्रल गेन्स के लिए ये काम करते हैं। मेरा उनसे यही दरख्वास्त होगा आपके चैनल के द्वारा कि न करें, क्योंकि ये केवल क्षणिक आनंद होता है, इसका लॉन्ग टर्म नुकसान होता है, ज़्यादातर नुकसान ही होता है, समाज को भी नुकसान होता है और देश को भी नुकसान होता है। जी विजय जी, क्या है हमको एक चमक समझना पड़ेगा कि इसमें 4 लोग हैं जिनका रोल होता है। एक होता है ऑथर, एम्पलीफायर, एमेंडर और एग्रीगेटर। ऑथर वो है जो पहले उसको लिखता है, पहली बार जो पोस्ट करता है वो ऑथर हो गया। दूसरा एमेंडर वो होता है जो उस पोस्ट के अंदर कुछ ना कुछ एडिट या कुछ चेंजेस करता है। तीसरा होता है एम्पलीफायर जो उसको फॉरवर्ड करता है, वो कुछ बदलाव नहीं करता, जैसे आया उसी को आगे भेज देता है, एम्पलीफाई कर रहा है, बस एम्पलीफाई करता है तो और लोगों को भेज देता है। और चौथा है एग्रीगेटर जो उस प्लेटफॉर्म पे आता है। तो साकला जी की सभी बात सही है, लेकिन उसमें एक जगह पे मेरा उनके साथ में डिसएग्रीमेंट है और मैं बार बार सरकार में भी कई जगह पे हमारे मित्रों को और हमारे सीनियर्स को बताता रहता हूँ कि ये एग्रीगेटर जो है ये केवल प्लेटफॉर्म, ये एग्रीगेटर नहीं तो ये प्लेटफॉर्म है। अब देखिए ट्विटर चाहता है उसको वो प्रमोट करता है, जिसको चाहता है उसको बैन करता है। ये जो बाय डिस्क्रिप्शन जो आज तक वो करते आ रहा था, ये कोई एग्रीगेटर का काम नहीं है, ये तो प्लेटफॉर्म का काम है। तो उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पब्लिशर होनी चाहिए और ये पब्लिशर को जो रहती है, जैसे आपके ऊपर सरकार के कई नियम आते हैं, न्यूज़पेपर पे आते हैं, उसी तरह उनके ऊपर भी सरकार के नियम लागू होने चाहिए कि भाई अगर कुछ आपके इस पे प्लेटफॉर्म पे आएगा तो आप पब्लिशर के नाते आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा। पहला उदाहरण है बांग्लादेश में कुछ मंदिर टूटे और वहाँ पे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ। इसके खिलाफ में इस्कॉन के राधा रमन जी ने कुछ लिखा। जब उन्होंने लिखा तो ट्विटर ने उनको कहा कि भाई आपने जो लिखा वो वायलेंटिक है, इसीलिए हम उसको प्रमोट नहीं करेंगे। जबकि किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष ने ये कहा था कि जो इस्लाम के खिलाफ रहेगा उसको खत्म कर दिया जाए, लेकिन वो कई दिनों तक रहा था, ट्विटर ने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। जो राधा रमन जी को जो के ऊपर थ्रेटन कर रहे थे उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। तो मैंने उस समय एक लेख लिखा था, मजलिंग द वॉइस ऑफ विक्टिम, कि विक्टिम को तो आप खत्म कर देंगे। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स है जो अपने आप को प्लेटफॉर्म करे वो एक्चुअली पब्लिशर वो तय करते हैं कि भाई इनको हम खत्म करेंगे, इनके बारे में बताएंगे। एक पर्टिकुलर संस्था को, एक पर्टिकुलर धर्म को, एक पर्टिकुलर राज्य को तो हम बढ़ाएंगे और एक को हम नहीं करेंगे। तो इनके बारे में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा और ये हमको समाज से ही लाना पड़ेगा, सरकार इसमें बाद में आती है। दूसरी अगर मैं आपको बात बताऊँ तो आपने पिछले 2 साल पहले देखा होगा कि दिल्ली में कुछ राइट्स हुए थे। खुला चित्र, एक फोटोग्राफ है जो सामान्य साधारण बुद्धि के व्यक्ति को, एक बालक भी बता सकता है कि उसके हाथ पे जो था वो पत्थर था, एक पत्थर लेके वो बंदा मारने की कोशिश कर रहा है। और जिस अल्ट न्यूज की बात अभी इन्होंने की, उसी अल्ट न्यूज में कि नहीं ये तो पत्थर नहीं था, दिस वाज नॉट अ स्टोन, इट वाज अ वैलेट, ये पर्स था, उसके हाथ में एक पैकेट था। यानी इतना गैर जिम्मेदाराना जो लिखते हैं उनके ऊपर कोई ना कोई तो कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि केवल उनका पोस्ट हटाया जाए, उनके ऊपर कोई क्रिमिनल लाइबिलिटीज भी आए, इसके बारे में प्रावधान होना चाहिए। और ये सच बात है, सरकार ने कोशिश की तो लोगों ने कहा कि दिस इज इंटरफेरेंस इन फ्री स्पीच, लेकिन फ्री स्पीच और गुड स्पीच रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बहुत तो हमको तय करना पड़ेगा। ये डिबेट और डिस्कशन से होगा। मैं आपको इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि आपने ये डिस्कशन आज यहाँ पे लाया। ऐसे डिस्कशन और हो और सरकार की हिम्मत भी फिर बढ़ेगी। देखिए ये बात सच है कि कई बार लिखने वाला व्यक्ति जो होता है वो खुद से नहीं लिखता है, उसके पास से लिखवाया जाता है, या तो वो पैसे के लालच में लिखता है या पॉलिटिकल पैटर्नेज के बारे में लिखता है। ये जवाबदारियां सरकार की और जो राजनीतिक पार्टियां उनकी सबकी है। भारतीय जनता पार्टी का अगर सवाल आता है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़ी जवाबदारी से लिखा जाता है, सोच समझ के लिखा जाता है और हम हमारे कार्यकर्ताओं को भी बताते हैं। सोच समझ के आप लिखते हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, सच लिखते हैं, सच लिखते हैं और अच्छी बातें लिखते हैं। और अगर किसी कार्यकर्ता ने अपने मन से मनगढ़ंत कुछ बात लिखी है तो इंटरनल सिस्टम उसके ऊपर टेक केयर भी करता है और हमने सार्वजनिक तौर पे भी लोगों को डांटा है। हमने हमारे प्रवक्ता को भी रोका है। आपने देखा कि गत दिनों में प्रवक्ताओं को भी मना किया गया कि भाई आप नहीं जाएंगे और आपके सामने केस भी है। बाकी पार्टी में ऐसा नहीं होता है। एक बात। नंबर 2 बात है कि सरकार की हिम्मत ज़्यादा है
इसीलिए तो सरकार जो है ये सामने वाले की बात सुन रही है, गलत बात को भी सुनने की कोशिश करिए। डेमोक्रेसी का यही तो, जनतंत्र का यही तो फायदा है कि सरकार कई बार चाह कर भी आपकी बात सुनने के लिए मजबूर होती है, और ये उसकी ताकत है, कमजोरी नहीं है। और मुझे लगता है कि मोदी सरकार की ताकत है कि इस सारी चर्चाओं को पब्लिक स्पेस में, पब्लिक डोमेन में होने दे रही है। उसके बाद में हाउस में भी चर्चा होगी, और ये जो सारी बातें कोर्ट पे भी जाएगी तो कोर्ट में भी इसका डिस्कशन होगा। तो मुझे लगता है कि सरकार की कमजोरी की तरफ से ना देखे, इसको मजबूती के तौर पे देखे कि सरकार में प्रधानमंत्री आज इसकी चर्चा कर रहे हैं, और उनके कारण आज मीडिया में इसकी चर्चा होगी, कल समाज में चर्चा होगी, और फिर जो इसमें से कायदा बनेगा, जो इसमें से रूल बनेगा, वो पीपल का रूल होगा, लोगों का कायदा होगा, और मुझे लगता है वो अच्छी बात होगी। देखिए, पहले इसमें ना एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ साल पहले की घटना है, क्योंकि वो व्यक्ति यहाँ पे डिबेट में नहीं है, इसलिए उनका नाम लेना उचित नहीं रहेगा। एक महिला पत्रकार ने मुझे एक सवाल पूछा था लाइव टेलीविजन में जी, और उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि आजकल जो कंटेंट आ रहा है उसमें कास्ट का बड़ा प्रदूप हो रहा है। पैनल में किसी व्यक्ति ने कहा कि हाँ, अपर कास्ट जो है वो लोअर कास्ट को बहुत ज़्यादा गाली गलौज करता है। मैंने ऑब्जेक्ट किया कि भाई कंटेंट से कैसे पता चलेगा आपको कास्ट का? तो उन्होंने कहा नहीं, कंटेंट पढ़ के पता चल जाता है। अब ये नीयत जो थी उनकी साफ नहीं थी। मैंने कहा अगर कल कंटेंट के ऊपर अगर आपने कास्ट लगाया तो फिर हम बुलेट पे भी पूछेंगे कि बुलेट का रिलीजन क्या, पूछिए, तब ये मत बोलेगा कि टेररिस्ट को कोई रिलीजन नहीं है। तो ये जो नैरेटिव सेट करने वाले कई बार जर्नलिस्ट जो होते हैं ना विजय जी, ये जो है ये उस टेररिस्ट से ज्यादा घातक है जिसके हाथ में बंदूक है। ये शायद इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि जो कलम वाला जो आतंकवादी है, नक्सल और कलम वाला नक्सल, ये जो कलम वाला आतंकवादी, कलम वाला जो नक्सल है वो है। और ये क्या है, इसके बारे में समझने के लिए मुझे 30 सेकंड आप दीजिए जी। पहले युद्ध जो होते थे केवल सरकारों के बीच में होते थे, दो देश के बीच में होते थे। धार्मिक युद्ध भी होते थे, एक धर्म दूसरे धर्म के ऊपर विजय पाने के लिए कई बार कई हथकंडे अपनाता था, फिर वो कन्वर्शन हो या फिर डायरेक्ट लड़ाई भी होती थी, डायरेक्ट एक्शन वाली बात भी होती थी, आतंकवादी संगठनाएं भी होती थी। फिर एक लॉन वुल्फ का नाम चला कि भाई अकेला बंदा जो होता था वो डिसलाइक करता था, हेट करता था किसी को, इसके लिए वो अपना इस्तेमाल करता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में, ये जो 7-8 साल में हम देखा, जब से दिल्ली में सरकार परिवर्तन हुई है और मोदी जी की सरकार आई है, अल्ट्रा रेड अल्ट्रा ग्रीन के साथ में आकर जो अल्ट्रा रिच व्हाइट मैन है, इसके साथ से पैसा लेके जो काम करता है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अल्ट्रा रेड विद अल्ट्रा ग्रीन विद अल्ट्रा रिच व्हाइट मैन। और उन्होंने कहा कि हम तय करेंगे दुनिया में क्या सही है क्या गलत है, और उन्होंने इस्तेमाल किया सोशल मीडिया का। आप कुछ लिखिए, आप कितना भी अच्छा लिखेंगे उसके ऊपर लाइक डिसलाइक नहीं, लोगों को दिखेगा नहीं, आप सर्च करते रहेंगे लेकिन आपको नहीं दिखेगा। और कोई आदमी कितना भी घटिया लिखे, बार बार आपको दिखेगा, उसके प्रचलन बढ़ेगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है लेफ्टिस्ट, जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट है, जो अल्ट्रा इस्लामिस्ट और अल्ट्रा रिच व्हाइट मैन जो है, इसका ये मुझे लगता है कि ये एक नया दिशा बनाने की कोशिश कर रहा है। इसको हमने समाज ने समझना चाहिए। कायदा एक बात है, लेकिन समाज ने भी आपस में समझ कर इसको किस तरह से लेना चाहिए और कितना सीरियस इसको लेना चाहिए, इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी में दम तो है, एक समय पे जो बात है उसको एक साथ में ज्यादा लोगों तक लेके जाने की उसके अंदर ताकत होने के कारण वो नहीं, लेकिन वो बिजनेसमैन तो है ना, ओवरऑल बिजनेसमैन ही है ना। प्लेटफॉर्म जो है वो बिजनेसमैन है, वो बिजनेस कर रहा है आपके कंट्री में, आपके देश में, तो उस पर आपका कानून लागू नहीं होगा या आपकी सरकार की नहीं चलेगी। कानून लागू भी होगा, और कानून जो है हिंदुस्तान की सरकार मजबूत होने के कारण कई बार कठोर कानून भी वहाँ पे कठोरता से लागू कर सकते हैं। मेरा एक विषय था, मुझे लगता है कि मैंने आपके सामने रखना चाहिए और आपके माध्यम से सरकार सभी लोगों के सामने भी रखना चाहिए कि पहले कुछ साल पहले टेलीफोन में ये होता था कि टेलीफोन कहीं से भी आता था, धमकी के पत्र आ जाते थे, धमकी के कॉल आ जाते थे, और फिर जब ढूंढने पे पता चलता कि फोन उस व्यक्ति के पास है ही नहीं, जो फोन है वो किसी और के नाम पे है जी। और फिर उसमें एक सुधार आया जिसको KYC कहा जाता है, नो योर कस्टमर, और कुछ पेपर वर्क किया जाता है कि भाई आपका आधार कार्ड लगाइए, आपके फलाना दिखना कागज लगाइए, जिसके कारण पता चलता कि नंबर जो है इस व्यक्ति को दिया हुआ है। उससे कोई क्राइम बंद हुआ ऐसा नहीं है, लेकिन क्राइम में बहुत कमी हुई और लोग पकड़े भी जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या हमने सोशल मीडिया में भी KYC करना चाहिए कि भाई अकाउंट रखिए, आप अकाउंट का नाम अपने नाम पे रखिए या जेनेरिक नाम भी रख सकते हैं, दिल्ली डायलॉग रख लेंगे आप और कुछ रख लेंगे, लेकिन उसके पीछे किसी न किसी का KYC हो। उस हर अकाउंट के पीछे एक व्यक्ति जो होगा उसका नाम होना चाहिए कि भाई ये किसने लिखा हुआ है, एक चीज़। दूसरा, टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल है कि मेटा टैगिंग करने के लिए कि कौन से फोन से कौन से IP से क्या निकला है, तो ये पॉसिबल है, ये ट्रैक होता है क्या होता है। तो ये दोनों जो बात है कि मेटा टैगिंग ऑफ द कंटेंट प्लस KYC ऑफ द पर्सन हु इज क्रिएटिंग दैट अकाउंट, ये दोनों हमने करना चाहिए और ये सरकार ने भी सोचना चाहिए और ये सरकार सोच भी रहेगी। ये जो सो कॉल्ड लिबर्टी, फ्री स्पीच एडवोकेट्स होते हैं उनको सोचना पड़ेगा कि अगर नहीं हुआ कल आतंकवादी गतिविधियां, क्रिमिनल गतिविधियां जो होगी उनको ट्रेस करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो KYC एक ऐसा सोल्यूशन है जो आने पर मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के अंदर जो ये एनोनिमिटी के नाम पर जो ये बदमाशी होती है बदमाशी बंद हो जाएगी। आपने जो कहा ये आपका अनुभव बहुत सही है। हिंदुस्तान के 75 साल के इतिहास में 50-55 साल जो कांग्रेस रही उन्होंने ऐसा ही किया था कि कानून अपने जगह पे थे, कोर्ट अपने जगह पे थी, बाकी जो कांग्रेस के कार्यालय में तय होता था
वही कानून हम बनाए सो कायदा होता था। गत 7-8 साल में कानून का राज आया है और देश के अंदर चर्चाएं भी होती, खुली चर्चाएं भी होती। तो कई बार ये होता है कि हमको ऐसा लगता है कि सरकार इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। सच बात तो ये कि डेमोक्रेसी के अंदर ये ब्यूटीफुल चीज होती है, एक अच्छी चीज होती है। कई बार सरकार न चाहते हुए एक्शन नहीं लेती है या चाहकर भी एक्शन इसलिए नहीं लेती है कि भाई लोगों को ये ना लगे कि इसके दमन कार्य किया गया। तो इमरजेंसी में 2.5 साल तो इंदिरा जी ने सभी की जबान बंद की थी, पत्रकारों की भी जबान बंद की थी और राजनेताओं की भी जबान बंद की थी। लेकिन पिछले 8 साल में सरकार के खिलाफ लिखने वाला, सरकार के खिलाफ काम करने वाला वो जो व्यक्ति है उसको भी खुली आजादी कि वो लिख सके, इसीलिए तो चर्चाएं होती है सोशल मीडिया के अंदर। हाँ, जो कुछ लोग जो है आतंकवादी गतिविधियां करने की कोशिश करती है, समाज में जो दुराव फैलाने की जो कोशिश करते हैं, समाज के अंदर विघटन करने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर नियम बनने चाहिए, उसकी चर्चा भी हो रही है। तो मुझे लगता है कि सरकार अच्छी तरह से कर रही है, दबंगाई से न करते हुए सरकार संज्ञानता से, समझदारी से करती है। एक कविता मुझे याद आती है इसके अंदर कि हमको जो सिखाया जाता था RSS के अंदर, निर्माणों के पावन युग में चरित्र निर्माण न बोले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न बोले। तो वसुधा जो है उसका कल्याण करने के लिए चरित्र निर्माण करना पड़ेगा और गत 8 साल में हिंदुस्तान में चरित्र के ऊपर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। हाँ, है कुछ लोग चरित्रहीन लोग हैं, कुछ लोग स्वार्थी लोग हैं, कुछ लोग आतंकवादी मानसिकता रखते हैं, कुछ लोग अलगाववादी मानसिकता रखते हैं, कुछ लोग हमसे प्रेम नहीं करते। इनको हम साथ में लेके जाने की कोशिश करेंगे, अगर वो मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो कायदा है ही। सरकार में मंत्री बनते रहते हैं और मंत्रियों के पोर्टफोलियो भी चेंज होते हैं और कई मंत्रियों को रोक भी दिया जाता है। कई बार उसके कारण होते हैं कि भाई नए मंत्री आएंगे, नया सोच भी आएगा, कई बार उनकी उम्र हो जाती है, कई बार वो खुद कहते हैं कि हम काम नहीं करना चाहते क्योंकि थक चुके होते हैं, कोई और भी कारण होता है। तो कई बार सरकारों के अंदर बनते हैं। ये हमारी सरकार में या कांग्रेस की सरकार ऐसे नहीं, कई सरकारों में। अब वो उनका बदलना और किसी प्लेटफॉर्म के साथ में उनका अनबन होना, ये जो है वो कोइंसिडेंस भी हो सकता है। मुझे नहीं लगता किसके कारण हुआ था। 2 दिन पहले अगर आपने देखा होगा तो सरकार के ही एक ऑर्गेनाइजेशन ने गूगल के ऊपर एक्शन लिया है जी। तो सरकार एप्रोप्रिएट एक्शन लेती है। मेरा खुद का एक केस ट्विटर के सामने है। मुझे लगा कि ट्विटर ने टेररिस्ट से पैसा लिया है, हमने सरकार में फरियाद की, बातचीत हुई, बात सुप्रीम कोर्ट में केस, और ट्विटर ने मेरे खिलाफ केस फाइल किया हुआ है, हरीश साल्वे जी को मेरे अगेंस्ट किया, और उसके अंदर उनकी जो पक्ष है वो कमजोर है, इसलिए बार बार वो डेट मांगते रहते। तो कई बार ऐसा होता है कि सरकार में रहने के बावजूद आपको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, क्योंकि ये जनतंत्र की भावना को ऊपर रखने की कोशिश की जाती है।